Hello friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। आज का लेक्चर हमारा रोमांटिक एज का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आज हम लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे, और जो आज के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने क्रिटिसिज्म के सेक्शन से उठाया है। वो जनरल क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो मैं आज आपको करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कोई भी कहानी बनाकर नहीं लिख पाओगे। इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझना बहुत बहुत जरूरी है। जनरली जनरल क्वेश्चंस में तो हम पोइट्री से कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, बट अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, वो एक जनरल क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर किसी पोइट के ऊपर किसी थीम या किसी जनरल सेक्शन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको किस तरह से उसको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोएटिक inspiration and the role of nature in his poetry. How does he explore the relationship between the human mind and the natural world? Already nature जो है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं रोमांटिक पोइट्री में, सारे ऑथर्स को लेके, पीबी शैले, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, सब ऑथर्स के लिए एक जनरल हम कर चुके हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली हमसे पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में जो नेचर है वो किस तरह से एक इंस्पिरेशन का काम करती है। सो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की तो मेन थीम ही नेचर है, वो नेचर से ही इंस्पायर्ड है, नेचर से इंस्पायर होके लिखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में विद एग्जांपल्स इस थीम को प्रूव करना है। हमें डिफरेंट एग्जांपल्स लेने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से, कैसे ह्यूमन बीइंग्स और नेचर जुड़े हुए हैं। हमें ये चीज डिस्कस करनी है कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग कैसे ह्यूमन बीइंग्स और नेचर का एक अलग ही कनेक्शन है। सो आंसर में, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ लाइंस, और यहां से हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हुए वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन यहां पर दे सकते हैं। सो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। उसके कुछ 3 मेन वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इमोशंस, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो आप इसकी पूरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। इंटरनेट पे जाओगे, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन लिखोगे, पूरी डेफिनेशन आ जाएगी, उसको आप रट्टा मार सकते हो। वो बहुत काम की चीज है। बाकी के क्वेश्चंस में भी अगर वर्ड्सवर्थ से कोई आता है तो आप इस कोटेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है। सो डेफिनेशन के साथ हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री का मतलब है क्या। हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को रिकलेक्ट करना। जब हम शांति में बैठे होते हैं, मतलब हमने लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस किए, स्पेशली नेचर के बीच में, कोई नेचुरल जगह पे, कोई नदी पे, पहाड़ पे, कहीं नेचर के बीच हमने कोई एक्सपीरियंसेस किए, एंड कुछ टाइम के बाद जब हम कभी शांति में बैठे होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे होते हैं, उससे जो आर्ट वर्क क्रिएट होता है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री कहा जाता है। सो शांति में जब हम सोचते हैं, उन सारे थॉट्स को हम रिकलेक्ट करते हैं, रीलिव करते हैं अपने माइंड में, उसको जब हम पेपर पे उतारते हैं उसको पोइट्री कहते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सो मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, इसके मेन बॉडी में हम लिखेंगे कि वर्ड्सवर्थ नेचर को एक सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह हमेशा उन्होंने समझा है। उनके हिसाब से नेचर जो है वो हमें गाइड करती है, एंड उनके अकॉर्डिंग नेचर एक लिविंग बीइंग की तरह है। उनको लगता है कि नेचर में जैसे एक ह्यूमन बीइंग में सोल होती है, वैसे ही नेचर के अंदर भी एक सोल है, एंड एक साथी की तरह वो उनको नजर आती है। जैसे हम किसी ह्यूमन बीइंग के साथ चलते हैं, वैसे उनको लगता है कि नेचर भी आपके साथ वैसे ही रहती है, जिसके पास हमारे मन और शरीर को हील करने की पावर है। तो वो एक जादुई क्रीचर है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। सो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक पोइट का काम क्या है। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक पोइट का काम है नेचर के साथ डीपली जुड़ना। जब वो नेचर के साथ डीपली जुड़ता है तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जनरेट होती है, जिससे हमें पोइट्री मिलती है। सो टिंटन एबे से मैंने ये कोटेशन लिया है, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन टू दैट स्टेट of feeling and a
ट्रैंक्विल जॉय, ए स्टेट ऑफ पीस बोथ मेंटल एंड बॉडीली। आप इस तरह से कोटेशंस को लिख के आ सकते हैं पेपर में, इसीलिए मैंने अपने क्वेश्चंस में अब कोटेशंस को इस तरह से मेंशन करना शुरू किया है कि थोड़ा सा स्पेस आप लेफ्ट में छोड़ दें, थोड़ा सा राइट में, एंड बीच में आप अपनी कोटेशन लिख दें। सो टिंटन एबे की ये जो कोटेशन है आप इसको लिख सकते हैं। ये कोटेशन आपको मल्टीपल आंसर्स में काम आ सकती है, या फिर किसी भी और पोएम से कोई भी कोटेशन आपको लगती है जो नेचर से रिलेटेड है, आप उसको एक्सप्लेन करना जानते हैं, तो आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ ह्यूमन माइंड एंड नेचर के बीच पोइट्री के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नेचर और ह्यूमन माइंड जो है वो तभी कनेक्ट हो सकता है जब आप नेचर के बीच में रहें, एंड एक पोएट जो है वो उस एक्सपीरियंसेस को लेके पोएट्री के थ्रू ह्यूमन माइंड एंड नेचर को कनेक्ट कर सकता है। जैसे हम कभी पोएम पढ़ते हैं तो हमें वो जो चीजें शेक्सपियर ने वर्ड्सवर्थ ने फील की थी वो हमें भी थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस होने लगती हैं। सो नेचर से कनेक्ट होने के बाद ही इंडिविजुअल्स अपनी इनर सोल से कनेक्ट हो सकता है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। एंड जब वो नेचर से कनेक्ट होगा, अपनी इनर सेल्फ को जानेगा, तभी उसे परम शांति और इंस्पिरेशन जो है मिल सकती है। सो हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ का मेन गोल स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग माना जाता है वो है परम शांति को प्राप्त करना, है ना। जब किसी की डेथ भी हो जाती है तो हम लिखते हैं रेस्ट इन पीस, कि उसकी आत्मा को शांति मिले, है ना, वो हमेशा शांत रहे। हमारा जो मेन मकसद ही लाइफ में होता है वो इटर्निटी या इटर्नल पीस को प्राप्त करना होता है, चाहे हम जीते जी प्राप्त करें, चाहे जब हम मर जाएं हमारी सोल को प्राप्त हो। सो शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ को भी ये लगता है, सॉरी गाइस बार बार शेक्सपियर निकल रहा है, आज मैं शेक्सपियर को पढ़ रही थी शायद इसलिए। सो वर्ड्सवर्थ जो है उनको कैसे लगता है ये चीज हमें फिर कंक्लूजन में एक्सप्लेन करनी है कि जो नेचर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोइट्री को क्रिएट करने में, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जनरल क्वेश्चन है, जनरल सा आंसर लिखना है जिसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ टिंटन एबे का एग्जांपल दिया, आप चाहो तो 3-4 पोएम्स के एग्जांपल्स की कुछ लाइंस, या अगर लाइंस नहीं भी आता तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। पोइट्रीज के जो नाम है उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल के थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो कि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करे, वो उसको देखे, है ना, वो उसको पता चले कि आपको इतनी सारी पोएम्स के एग्जांपल्स आते हैं एंड आपने उसको आंसर में लिखा है। अब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस जिसमें क्रिटिसिज्म से कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं। सो जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इन कॉलरिज's पोइट्री, हाउ डज ही यूज दिस टेक्निक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। सो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि आपको ऑनेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि क्या मेरे इस आंसर को कराने से पहले विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब आपको पता था या नहीं पता था, ठीक है। ऑनेस्टली बताना गाइस, क्योंकि फिर इस तरह के और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। विक्टोरियन एज में भी कुछ क्रिटिक्स हैं, उसके बाद मॉडर्न एज में टी.एस. एलियट एंड मैथ्यू आर्नोल्ड के भी इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था, कितना पता था, क्या पता था, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ और उसके बाद आप इसका आंसर सुनो। सो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कॉलरिज ने दिया था और कॉलरिज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो एस.टी. कॉलरिज जो है वो एक पोइट भी हैं, बट उन्होंने क्रिटिसिज्म से रिलेटेड भी कुछ वर्क्स लिखे हैं। बेसिकली वर्क्स नहीं लिखे हैं, एक ही वर्क लिखा है उन्होंने क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, बट उन्होंने अपनी पोइट्री के आगे कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए हैं जिसमें उन्होंने अपने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को दिया है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका मतलब क्या है, रीडर्स को टेम्पररीली ये भूल जाना चाहिए कि जो वर्क वो इमेजिनेशन का पढ़ रहे हैं, जो वर्क ऑफ इमेजिनेशन वो पढ़ रहे हैं वो सच नहीं है, एंड उस वर्क को फुली एंजॉय करना चाहिए जैसे वो सच हो, ताकि वो उससे
जो उसमें उस वर्क में फुली एंगेज हो सके एंड उस चीज को 100% एंजॉय कर सके। सिंपली दोबारा बताती हूँ, जब हम किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं या चलो मूवी से समझते हैं, जब आप कभी मूवी देखते हो 2 या 3 लोग इकट्ठे बैठ के देखते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे ये हीरो ये अभी तो गुंडों से पिट के आया था, ये तो बिल्कुल सही सलामत है, अभी तो इसको गोली लगी थी, अरे अभी तो उसने पीले कपड़े पहने थे, अभी ये लाल कपड़े कैसे पहन के बैठा है। सो जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस उठाते हैं वो मूवी को एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, या लगता भी नहीं है, उनको पता भी है कि ये मूवी चल रही है, बट वो हमेशा गलतियां निकालते हैं। तो जो कॉलरिज है उनको क्या लगता है कि अगर आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के साथ बैठोगे, यानी कि अगर आप ये भूल जाओगे कि ये सिर्फ एक मूवी है और आप इसको सच मानोगे, जो भी चल रहा है आप मानोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, हीरो के अंदर इतनी पावर है कि वो गुंडों से लड़के गोली खा के भी बिल्कुल सही सलामत हीरोइन के साथ डांस कर सकता है, उसने अगर लाल कपड़े पहने हैं तो गाना गाते गाते उसके कपड़े येलो कलर के हो सकते हैं, तो आप उस मूवी को 100% इंजॉय करोगे। अगर आप उसमें गलतियां ढूंढते रहोगे या अगर आप उसको इस तरह से देखोगे कि अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये तो एक्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उस वर्क ऑफ लिटरेचर को या उस मूवी को 100% इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सो कॉलरिज का मानना है कि ऐसा करने से वो इमेजिनरी दुनिया रीडर्स के लिए सच में एग्जिस्ट करने लगेगी, एंड जो पोएट फील करता है, जो पोएट अपनी एक दुनिया बनाता है, इमेजिनरी दुनिया, और रीडर भी उसी दुनिया का हिस्सा जो है बन सकेगा। ठीक है, सो इसको कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब यहाँ पर देखो, ये तो एक जनरल एग्जांपल रियल लाइफ से मैंने दे दिया, आप चाहो तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बट हम इसको कॉलरिज के ही एक वर्क के एग्जाम्पल से समझाएंगे। सो कॉलरिज का एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंड मैं होप करती हूं कि आपने इसकी समरी डेफिनेटली पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, क्योंकि इसके ऊपर आपको अलग से क्वेश्चन आने का भी चांस हमेशा रहता है। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉलरिज के राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में ये चीज विजिबली देख सकते हैं। सो इस कहानी में होता क्या है, एक मैरिनर है जो अपने एक्सपीरियंसेस किसी को बताना चाहता है, तभी उसे एक इंसान मिलता है जो कि एक वेडिंग के लिए जा रहा है, यानी कि एक शादी में एक गेस्ट के तौर पर वो जा रहा है। तो वो उसको रोक के कहता है कि मैं तुझे अपनी लाइफ की एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ बीता था। ठीक है, सो वो कहानी जिस तरह से शेयर करता है उसमें जो रीडर हैं और जो वो गेस्ट है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि ये सारी चीजें इमेजिनरी है या रियल है। वंडर और मिस्ट्री से भरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उस मैरिनर के, कॉलरिज ने इमेजिनरी और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक सपनों भरा एटमॉस्फेयर इस वर्क में क्रिएट किया है। इतनी डिटेल्स को जब हम पढ़ते हैं, इतनी डिटेल्स को जब हम देखते हैं, देखो हम लोग तो खैर समरीज ही पढ़ते हैं, बट समरीज में भी अगर आप डिटेल्ड समरीज पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे आप उस शिप पर पहुंच जाओगे जिस शिप की कहानी मैरिनर सुनाता है। मैंने जब पढ़ा था मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे नीला आसमान है, एक बहुत सुंदर जो है एक समंदर है, उसमें एक बहुत बड़ा सा शिप चल रहा है, एंड जो मैरिनर है उसकी पूरी कहानी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस शिप के लोगों के साथ खड़ी हूं। सो हमें ये चीज बाध्य करती है कि हम इन सारी चीजों को सच माने। अगर इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एक ऑथर देता है एंड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के कारण जो है रीडर मैरिनर के वर्ल्ड का एक हिस्सा बन जाता है, बट अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अगर हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि अच्छा मैं इसका पूरा 100% प्लेजर ले लूं, तो हम हमेशा सवाल ही करते रहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, एक पक्षी ऐसे कैसे कर सकता है, एक पक्षी के बैठने से शिप कैसे रुक सकता है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, अच्छा यहाँ पे तो कोई भूत भी नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको हमें नीचे धकेलना है, ठीक है, और
जो एक्चुअल एंजॉयमेंट है उस वर्क की, उसको हमें एंजॉय करना है। सो यही मतलब है कॉलरिज के इस कॉन्सेप्ट का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। जिनकी लैंग्वेज अच्छी है वो अच्छे वर्ड्स यूज करके भी एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, बट मेन चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपके पॉइंट्स में दम होना चाहिए। फिर चाहे आप उसे सिंपल इंग्लिश में भी लिखो तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन है, अगेन उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट लिए हैं। क्वेश्चन में तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है, बट आंसर में मैंने दो कॉन्सेप्ट डाले हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में दोनों कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवा दिए सेम आंसर में। वो जब हम वहां तक पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब ये भी एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है जो कीट्स ने दिया है। हाउ डज दिस आइडिया रिलेट टू हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी, ट्रूथ एंड द ह्यूमन कंडीशन। तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली हमें पहले तो ये समझना है नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है, एंड फिर कीट्स ने उसको अपने पोइट्री में कैसे यूज किया है, या कीट्स ने किन किन ऑथर्स के लिए के एग्जाम्पल्स लिए हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए। सो आंसर हम देखते हैं। आंसर में हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है। कीट्स ने 1817 में अपने दो भाइयों को, जॉर्ज एंड थॉमस को, दोनों को एक लेटर में लिखा था, जिसमें कि एक लेटर लिखा था जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। सो कीट्स ने एज सच कॉलरिज की तरह या वर्ड्सवर्थ की तरह या बाकी क्रिटिक्स की तरह कोई अलग से वर्क नहीं लिखे हैं, बट उन्होंने कुछ कुछ फ्रेंड्स को या अपने ब्रदर्स को या अपने जो पब्लिशर्स हैं उनको कुछ लेटर्स लिखे। उन लेटर्स के थ्रू हमें उनके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो पता चलते हैं। ये लेटर्स जो है वो आज भी लाइब्रेरीज में हैं, संभाल कर रखे गए हैं, और उन्हीं लेटर से हमें इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता चलता है। सो टर्म को हम देखते हैं। जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे उसके नाम में नेगेटिव है उस तरह से वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि कीट्स का कहना है कि हर ग्रेट राइटर के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी का होना जरूरी है। पहले सुनते जाओ नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हो, कैपेबिलिटी ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट टू परस्यू poetic beauty even at the cost of throwing themselves to the chaos of uncertainty, paradox and confusion. So ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है नेगेटिव कैपेबिलिटी की। इसका मतलब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या, क्योंकि अगर इस डेफिनेशन को मैं समझाने बैठूंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये चीजें हमारी बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली है। सो इसका मतलब क्या है, कीट्स ने कहा कि शेक्सपियर इस क्वालिटी को पोजेस करते हैं। तो वो कहते हैं कि हर अच्छे आर्टिस्ट के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंड जो एग्जांपल कीट्स ने लिया है वो है विलियम शेक्सपियर का। तो वो कहता है कि शेक्सपियर के अंदर ये क्वालिटी भर भर के है। ये कैपेबिलिटी महान राइटर्स को अलाउ करती है कि इवल कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में उतना ही प्लेजर उनको आए जितना कि वो अच्छे गुड कैरेक्टर्स को क्रिएट करते समय एंजॉय करते हैं। सो जब कोई ऑथर बिना मोरालिटी सोचे हुए कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है एंड उन कैरेक्टर्स को एंजॉय करता है, तब नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। जितने अच्छे कैरेक्टर क्रिएट करते हुए उनको मजा आता है, उतना ही बुरे कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हुए उन्हें मजा आना चाहिए। जैसे कि शेक्सपियर ने इवल कैरेक्टर्स में इयागो को क्रिएट किया है, जो कि हमारे ओथेलो नाम के प्ले में ओथेलो के अंदर जेलसी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसी तरह से इमोजन नाम का एक गुड कैरेक्टर है। सो दोनों ही कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हुए ऑथर को मजा आना चाहिए। ऐसा लगता है मानो ऑथर ने टेम्परेरीली
अपने मोरल कंसर्न्स को त्याग कर हर कैरेक्टर के जीवन को खुद ही जिया हो, ये होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी। यानी कि जब वो किसी बैड कैरेक्टर को भी बना रहा है तब वो भूल जाता है कि मोरालिटी क्या होती है और उस कैरेक्टर के शेप में वो खुद वो लाइफ को एंजॉय करता है, जीता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, शायद इससे आपको ज्यादा क्लियर हो। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है, नहीं भी देखी है तो मैं बता देती हूँ। रणवीर सिंह ने उस मूवी में खिलजी का रोल प्ले किया था। ठीक है, खिलजी एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बैड रोल में है। सो एक इंटरव्यू देते समय जब रणवीर सिंह से पूछा गया कि जब आपने पद्मावत में एक नेगेटिव रोल किया तो आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा उस कैरेक्टर को एंजॉय किया जब मैं खिलजी का रोल कर रहा था। बेशक वो एक डार्क कैरेक्टर है बट मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। इसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब आप नैतिकता को छोड़ दो और अप्रासंगिकता को छोड़ दो, यानी कि आप मोरालिटी और इररेलेवेंट चीजों को पीछे छोड़कर आप सिर्फ एक कैरेक्टर को एंजॉय करते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। सो ऐसे पोएट्स ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जो सिर्फ मोरालिटी से बाउंड ना हो। तो किड्स के अकॉर्डिंग पोइट्री का जो मेन मकसद है वो मोरालिटी या लेसन्स देना नहीं है, बल्कि किड्स के अकॉर्डिंग पोइट्री का जो मेन मकसद है वो है एंजॉयमेंट, प्लेजर। ठीक है, सो प्लेजर उसका मेन है। अगर आपने क्रिटिसिज्म को डिटेल में पढ़ा है तो उसमें जितने भी क्रिटिक्स हैं उनकी यही लड़ाई चलती रहती है। कोई कहता है कि पोइट्री, प्लेज या लिटरेचर का जो मेन मकसद है वो है लेसन देना, और कुछ कहते हैं कि नहीं, लेसन देना नहीं है, उसके अंदर प्लेजर होना जरूरी है, और कुछ कहते हैं कि दोनों होना जरूरी है। सो किड्स कहते हैं कि जो पोइट्री है वो प्लेजर के लिए लिखी जाती है। ठीक है, सो ये जो पोइट्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है, नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी इस तरह से क्रिएट करते हैं कि उसको पढ़ने से हमें एक पोइटिक प्लेजर मिलता है। सो अगर आप पद्मावत मूवी देखोगे तो आप डेफिनेटली खिलजी के कैरेक्टर से नफरत तो करोगे बट उसको एंजॉय भी करोगे। ठीक है, सो नेगेटिव कैपेबिलिटी का अपोजिट भी एक वर्ड है जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है बट आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूं, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड इगोइस्टिकल सबलाइम को कंपेयर करो एंड उसके बारे में बताओ, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, सो जो इगोइस्टिकल सबलाइम है वो नेगेटिव कैपेबिलिटी के बिल्कुल अपोजिट टर्म है। नेगेटिव कैपेबिलिटी देखने में जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, और इगोइस्टिकल सबलाइम जितना देखने में पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। सो जिन पोएट्स में नेगेटिव कैपेबिलिटी ना हो वो इगोइस्टिकल सबलाइम से सफर करते हैं। यानी कि अगर कोई पोएट जो है, जैसे शेक्सपियर है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर्स को, है ना, हीरो विलन को इक्वली शानदार बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या है, नेगेटिव कैपेबिलिटी। और जो लोग सिर्फ अपनी पोइट्री, अपने प्लेस के थ्रू लेसन देते रहते हैं या लोगों को सुधारने की बातें करते रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इगोइस्टिकल सबलाइम। सो कीट्स के अकॉर्डिंग किसके अंदर है इगोइस्टिकल सबलाइम? वर्ड्सवर्थ के अंदर है एंड मिल्टन के अंदर है। सो मेनली उन्होंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर फोकस किया है। सो वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन में ईगोइस्टिक सबलाइम जो है भर के हैं, ये एक नेगेटिव टर्म है। और ये टर्म कीट्स ने कहां पर दी थी? ये टर्म्स उन्होंने दी थी एक लेटर में 1818 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अपने एक फ्रेंड को, रिचर्ड वुडहाउस, एंड उसी चिट्ठी में उन्होंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया था। ये टर्म वर्ड्सवर्थ के सेल्फ मोरलाइजिंग स्टाइल के लिए यूज की गई थी। उन्होंने कहा था कि जो वर्ड्सवर्थ है वो हमेशा अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को मोरलाइज करने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ टीच करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनके अंदर ईगोइस्टिकल सबलाइम है। एंड अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात को साइड करें तो साथ ही मिल्टन के अंदर भी ईगोइस्टिकल सबलाइम है, वो भी इस चीज से सफर करते हैं क्योंकि वो भी गुड और इवल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मोरालिटी और अच्छा उसको, बुराई को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो उन सभी पोइट्स का मजाक उड़ाते हैं। कौन? जो जॉन कीट्स उन सभी पोइट्स का मजाक उड़ाते हैं जो पोइट्री को मोरालिटी के लेक्चर्स के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं कि पोइट्री कोई मोरालिटी के लेक्चर्स देने के लिए नहीं लिखी जाती, बल्कि पोइट्री प्लेजर के लिए लिखी जाती है। कोई टीचिंग्स देने के लिए पोइट्री को यूज करे तो मैं कहूंगा कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। किस बीमारी से?
इगोइस्टिकल सबलाइम से। सो पोएट को ना सिर्फ रीडर्स को बट खुद को भी प्लेजर फील कराना चाहिए। उनको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने नेचर से कुछ सीख लिया और मैंने लोगों को सिखा दिया। नहीं, आप नेचर को एंजॉय करो, आप पोइट्री को एंजॉय करो, ये मेन मकसद होना चाहिए एक पोइट का। सो मैंने आपको पहले ही बताया ये जो सेक्शन है इगोइस्टिकल सबलाइम का, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट अगर अलग से आपको क्वेश्चन आए नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड इगोइस्टिकल सबलाइम के ऊपर, तो आप ये वाला सेक्शन जो है ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो रेड कलर का इसमें पोर्शन है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने इसको सिर्फ यूज किया है। हमारे क्वेश्चंस का जो सेकंड पोर्शन है, उन्होंने क्या पूछा है कि किस तरह से ये आइडिया जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, ये जो आइडिया है एक्सप्लोर करता है ब्यूटी, ट्रूथ एंड ह्यूमन कंडीशंस को। सो हमें नेगेटिव कैपेबिलिटी के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी को अपनी पोइट्री में कैसे यूज किया है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की डेप्थ तक जाने के लिए जॉन कीट्स कहते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज करना बहुत जरूरी है, नेगेटिव कैपेबिलिटी होना जरूरी है। ऐसी अनसर्टेनिटी से पोइट्स जो हैं वो हायर लेवल के ट्रूथ एंड ब्यूटी को पा सकते हैं। ये आइडिया कीट्स ने अपने ओड, एक ओड जो कि बहुत फेमस है, ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न में दिया है। सो वो कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। सो इन लाइन्स के थ्रू कीट्स क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो इस दुनिया का सच है, उसको पाने की कोशिश करना बेफिजूल है। अगर आप ब्यूटी और ट्रूथ को साथ साथ लेकर चलते हो, अगर आप ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो, तो सच की डीप अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ की डीप अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि जो लोग, जो साधु संत आपको इस दुनिया का ट्रूथ ढूंढने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पोइट्री में अगर आप ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो तो ब्यूटी के अंदर ही ट्रूथ है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, तो दोनों चीजें इंटरमिंगल्ड हैं। तो अगर आप पोइट्री में इस तरह की बातों को जो है अप्रिशिएट करते हो, इंक्लूड करते हो, तो आप जो है ट्रूथ तक पहुंच जाओगे। सो उन्होंने अपनी पोइट्रीज में खुद भी इस चीज का ध्यान रखा है कि वो लेसन्स ना देने की बजाय ब्यूटी की चीजें या फिर एंजॉयमेंट और प्लेजर की चीजों को जो है इंक्लूड करें। इमोशंस को एनहांस करने की चीजें उनके सारे ओड्स में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो ओड टू नाइटिंगेल है, चाहे वो ओड टू ग्रेशन ऑन है, उसमें कोई भी एज सच लेसन उसमें नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हर पोइट्री से इंसान कुछ ना कुछ लेसन जरूर निकालता है, बट उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाए, ट्रूथ आपको वही मिलेगा। सो यही हमारा क्वेश्चन था, यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हो, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे ये सारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो खत्म हो जाते हैं और हमारा रोमांटिक एज का चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है विक्टोरियन एज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारी ये सीरीज है चलती रहेगी और 20 डेज का प्लान आपने अपना बना ही लिया होगा, क्योंकि हम अपने आप को 20 डेज का टाइम देकर चल रहे हैं कि 20 डेज के बाद अगर पेपर होता है तो हम फुली रेडी हो, चाहे वो पोस्टपोन हो, चाहे वो और लेट हो, बट हमारी एक बार तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्जाम्स की कोई फिक्स डेट्स नहीं है, एग्जाम्स कभी भी पोस्टपोन हो जाते हैं, कभी भी कंडक्ट कर लिए जाते हैं। बट इसका सोल्यूशन क्या है, आप एवर रेडी रहो, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, ताकि एग्जाम अगर वो 20 दिन के बाद इमीडिएटली भी ले ले तो आपको ये ना लगे कि यार मेरा तो प्रिपरेशन अधूरा रह गया। सो हमेशा कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन की सोचा करो। अगर पेपर पोस्टपोन हो भी जाता है तो वो टाइम हम रिवीजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विक्टोरियन एज के क्वेश्चंस के साथ। स्टे कनेक्टेड टू यूजीसी प्लगइन। थैंक यू सो मच।